ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। इसको पास कर लेता हूँ, लास्ट टाइम वीडियो में आवाज़ कम थी। सो देखो, डायरेक्शन टेस्ट आपको दिखने में आसान लगता है, एक्चुअल में है भी, बट अगर हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम करूँ, एक मिनट। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक्स, उसके बाद क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कैसे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चलेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कोई डाउट है पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें टोटल 8 ही डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, उन्हीं से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो 8 डायरेक्शंस है ना, ये फिक्स हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसे कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोई भी ट्राइंगल, जैसे सपोज ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का प्लेन एडिशन कितना होता है? बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180। हमें पता है कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स यानी कि विपरीत भुजाएं भी समान होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि AB बराबर है AC के, इसका मतलब कंपलसरी है कि एंगल 2 बराबर होगा किसके? एंगल 3 के। अब मान लीजिए मैंने आपको एक गिवन दिया और ये जो एंगल 1 है ये मैंने बताया 100 डिग्री का है, तो बताओ 2 और 3 कितने कितने के हो जाएंगे? बोलो, 40 और ये 40। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी? अच्छा मुझे बताओ, कोई भी बच्चा, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज ये है नाम इसका, ये साइड है A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये जो सब ये वाली साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हिंदी में कहूँ तो उसको हम लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं और उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम पढ़ते आए हैं जो हमने बचपन में ही पढ़नी शुरू कर दी थी, आई थिंक 9th या 10th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कोई बताएगा? बताओ। कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है किसके बराबर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस बराबर। इसको अगर सिंपल भाषा में हम याद रखें तो हमारी सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, हमारी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये है 4 और ये है 6 और ये है x, तो आप में से बताओ कोई भी बच्चा कि x जो है स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो हम जानते हैं 4 स्क्वायर कितना? 16, 36, तो ये कितना हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √52। क्लियर इतना? अब मैं यहाँ पे कोई भी एक रेंडम ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसकी मैं ये दो साइड बताऊंगा, आप मुझे मुंह जुबानी तीसरी बताते जाना, सिंपल सिंपल से नंबर रखूंगा। मुझे बताओ, ये है अगर 6, ये है 8, तो ये कितना? 10। ट्रिपलेट नंबर्स बोलते हैं इन्हें, तो ये हो जाएगा हमारा 10। एक और बता दो, ये है 5, ये है 7, तो ये कितना?
7 का वर्ग कितना? 49, और 5 का 49 और 25 74, यानी अंडर रूट 74। क्लियर है बात सबको? अब देखो, जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, उससे पहले कैसे कंस्ट्रक्शंस होती थी वो सब बात की बात है, बट अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक चीज़ ये साइज पता करना है इसका, तो हमें पता है अगर ये और ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा मुझे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शंस में तो यूज़ होता ही है। उसके अलावा अगर हमें कभी भी कोई भी तिरछा डिस्टेंस निकालना है, इंक्लाइंड लाइन निकालनी है, तो उसमें हमें या तो ये दोनों साइड मिल जाए या ये दोनों साइड मिल जाए, जिससे कि हमारी तीसरी साइड निकल के आ जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन टेस्ट का सवाल पूछते समय कभी भी एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जिस बच्चे को हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाए। बेसिकली हमें किसी क्वेश्चन के लिए कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा इस्तेमाल नहीं करना, अगर वो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है तो। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक बेसिक थिंग्स? अब देखो, हम हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ये 8 डायरेक्शंस क्लियर हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो एक सर्कल है पूरा, वो सर्कल होता है 360 डिग्री का, राइट? अगर मैं उस 360 डिग्री के सर्कल को एग्जैक्ट 8 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो एक पार्ट कितने डिग्री का आएगा? तो ऐसा पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान सकता हूं कि जो 8 परफेक्ट एरोज हैं, उससे एक एरो से दूसरे एरो के बीच का जो गैप है वो 45 डिग्री का गैप है। ठीक है? अब देखो, याद रखना कि जब हम पढ़ाई करते हैं किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें रियल वर्ल्ड में तो चीज़ें सीखने मिलती हैं, बट हमें पढ़ाई करते समय उन्हें उसी हिसाब से करना होता है जिस हिसाब से हमें नंबर्स मिलें। ठीक है? जैसे ब्लड रिलेशन में मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें कैसे जस्टिफाई किया जाता है, और पढ़ते समय हम कैसे उनमें हल्का सा चेंजेस करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक बात जानो, जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो उस समय जो क्वेश्चन होगा या तो ऑफलाइन आएगा आपके बुकलेट पे, ठीक है? जैसे यूपीएससी का पेपर दोगे तो ऑफलाइन होगा, वैसे अगर आप एसएससी का या बैंकिंग का दोगे तो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा 2D ऑब्जेक्ट होगा, तो उस 2D ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, चाहे वो बोर्ड है, आपकी नोटबुक है, बुकलेट है, उसका जो सेंटर है, उस सेंटर से सीधा जो एग्जैक्ट सामने पॉइंट होगा ना, सिर्फ वही नॉर्थ है अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। उसके एग्जैक्ट इस तरफ जो होगा, सिर्फ एक और एक वही पॉइंट ईस्ट है। एग्जैक्ट नीचे कौन सा हो जाएगा? साउथ। और एग्जैक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैंने लिटरली कुछ टीचर्स को ये रॉन्ग कंसेप्ट पढ़ाते देखा है। ट्रस्ट में, वो कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू फेस डायरेक्शंस जज नहीं की जाती बच्चों, हमेशा फेस के अकॉर्डिंग सिर्फ राइट और लेफ्ट जज किया जाता है। दाएं ओर मुड़ना है या बाएं ओर मुड़ना है, इसकी जजमेंट होगी कि इंसान का चेहरा किस तरफ है। पर अगर पूर्व की तरफ मुड़ना है तो ये मायने नहीं रखता उसका चेहरा कहाँ पे है, वो जहाँ भी खड़ा है उसमें बोर्ड पे ईस्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। जैसे एग्जाम्पल सुनो, देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि सपोज एक लड़का है ए, उसका फेस है साउथ की तरफ, एक लड़का है बी, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ठीक है? वैसे ही एक लड़का है पी, उसका फेस है साउथ की तरफ, और एक लड़का है क्यू, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ। अब क्या हुआ कि ये जो है ए और बी, किसी ने आदेश दिया, किसी सीनियर ने इन्हें, कि ए बी राइट साइड मुड़ो, दाएं ओर मुड़ो। ए अपने चेहरे के अनुसार राइट साइड मुड़ेगा और बी अपने चेहरे के अनुसार राइट साइड मुड़ेगा, क्योंकि राइट साइड मुड़ना, दाएं ओर मुड़ना हमेशा चेहरे से लिंक होगा। पर अगर पी और क्यू को ये आदेश मिला कि पी क्यू पूर्व की तरफ मुड़ो, ईस्ट की तरफ मुड़ो, चेहरा मायने नहीं रखता। इस बोर्ड पे ईस्ट का है, उस तरफ वाली वॉल, इसका मतलब ये दोनों ऐसे मुड़ेंगे। आइए बात समझ। देखो, कभी भी अगर मैं आपसे
सिर्फ राइट या लेफ्ट टर्न की बात करता हूँ, दाएं ओर मुड़ना या बाएं ओर मुड़ना, यहाँ पर मैंने आपको कोई कोण नहीं बताया ना, कोई एंगल नहीं बताया कि राइट साइड कितने डिग्री के एंगल पर। हम करेंगे वो क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जानो कि कभी भी अगर आपसे कहा जाता है दाएं ओर मुड़ना या बाएं ओर मुड़ना, तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ना होता है, करेक्ट 90 डिग्री पर, चाहे आप जहां भी जा रहे हों, ठीक है। जैसे एक इंसान पूर्व की तरफ गया, 10 मीटर चल के, ये था उसका शुरुआती बिंदु, बोला राइट साइड मुड़ो, सीधा राइट चेहरे के अनुसार। इससे बोला गया लेफ्ट साइड मुड़ो, लेफ्ट साइड मुड़ो, ठीक है। वैसे ही अगर एक इंसान नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, सपोज वो 12 मीटर चला, शुरुआती स्थान से उत्तर पूर्व की ओर 12 मीटर चला। अब मुझे बताओ राइट साइड कौन सी डायरेक्शन बनेगी और लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन बनेगी? साउथ ईस्ट बनेगी, कौन सी? राइट साइड। ये है राइट, ये है लेफ्ट। समझ में आ रहा है? देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक बिंदु था ए, एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। लिखा था एक इंसान ने एक शुरुआती स्थान से चलना शुरू किया उत्तर पूर्व की ओर, कुछ डिस्टेंस दिया था, सपोज मैंने 15 मीटर बोला, ठीक है। उसके बाद वो मुड़ता है ईस्ट की तरफ, तो मुझे बताओ ऐसे मुड़ाओगे ना सीधा ईस्ट, और 20 मीटर। उसके बाद वो मुड़ता है साउथ वेस्ट की ओर और 15 मीटर ही चलता है। अब मुझे बताओ साउथ वेस्ट की ओर 15 मीटर, ये बराबर की लाइन बनेगी ना? अगर इसको थोड़ा भी छोटा बना दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा बना दूंगा गड़बड़ हो जाएगी। और लास्ट में वो मुड़ता है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो बताओ पश्चिम की तरफ जब मुड़ेगा तो ये इसका डिस्टेंस कितना है? 20। ये पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, कंपल्सरी है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर कुछ मीटर चलवाया था उन्होंने, सपोज मैंने 15 बोला, तो बताओ शुरुआती स्थान और अभी कितनी दूरी रह गई? 5 मीटर की दूरी रह गई। इस बात को समझो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी टर्न दाएं या बाएं से दिया गया? नहीं। तो कभी कभार टर्न सिर्फ डायरेक्शन का नाम देकर दिए जाएंगे, और कई कभार टर्न राइट लेफ्ट दाएं बाएं से दिए जाएंगे, कई कभार दोनों का मिक्सचर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल राइट और लेफ्ट में, ठीक है, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, अच्छे ढंग से कान खोल के सुनना ताकि सीटिंग अरेंजमेंट में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। याद रखना हमारा ये जो चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, इस चैप्टर में हमारा राइट टर्न और क्लॉकवाइज सेम होता है। हिंदी में इसे दक्षिणावर्त कहते हैं, इसे दाएं और मुड़ना कहते हैं। लेफ्ट टर्न और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक इंसान है, वो किसी बिंदु से चलना शुरू करता है, राइट मुड़े या क्लॉकवाइज मुड़े सेम बात है, पर याद रखना बच्चों, मार्क माय वर्ड्स, सिटिंग अरेंजमेंट पे हमेशा कोई बेस होता है। या तो लोग वृत्त में बैठे होते हैं सर्कल में, या लोग आपके वर्ग में बैठे होते हैं, कैसे भी बैठे हो, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हो, पर आपको ये तो पता है ना किसी शेप में बैठे होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में भले इंसान रो में बैठे होंगे या फिर सर्कल में बैठे होंगे, कैसे भी, पर कोई ना कोई आपको बेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या फ़र्क है? सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअल में इसका मतलब राइट टर्न तो नहीं है, रियल में इसका मतलब क्या है? वो दिशा जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है, वो अर्थ है। इसका मतलब है वो दिशा घड़ी के विपरीत दिशा। पर हमारे चैप्टर में इन दोनों का मतलब सेम क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर ये कोई आदमी है और ये चल के गया है 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो अब आप खुद देखो, यहाँ पर इसे
यहाँ पर इसे अगर राइट टर्न मुड़ना है तो बताओ बच्चों इस तरफ को मुड़ेगा ना, और अगर इसे घड़ी की सुई मानता हूँ तो बताओ घड़ी की सुई में इसी तरफ चलेगी ना। इस रीजन से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लॉकवाइज और राइट सेम हो गया। एक और एग्जांपल सुनो, अगर ऐसे गया एक इंसान 12 मीटर चल के शुरुआती स्थान से, अब मुझे ध्यान से बताओ इस इंसान के फेस के हिसाब से ये है ना इसकी राइट साइड और ये है इसकी लेफ्ट साइड। अब इसे मैं इंसान ना मान के घड़ी की सुई मानूं, कोई सी भी सुई, तो मुझे बताओ घड़ी की सुई में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, तो ये 12 की तरफ चलेगी या 6 की तरफ, 12। तो जिस तरफ ये चल रही है उस तरफ हर बार राइट साइड ही फिट हो रहा है। इस रीजन से सिर्फ डायरेक्शन टेस्ट में राइट साइड का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर ये वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में तो उसमें क्या डिफरेंस है इसे आज ही समझ लो। सिटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ाऊंगा वापस से रिपीट करूंगा, ठीक है। देखो अब मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट मैंने कहा कि 6 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं और सबका चेहरा है केंद्र की ओर। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है, मैंने कहा इसमें भी 6 लोग बैठे हैं और इसमें सबका चेहरा है बाहर की ओर। तो बच्चे देखो ये जो एरोज आपके सामने बने हैं, सपोज इसका नाम है 1 2 3 4 5 6, ABCDEF। पहले मैं आप सबसे इन एरोज के फेस के हिसाब से राइट लेफ्ट का क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग आंसर करेंगे प्रॉपर वाउस में। मुझे बताओ आपको डी नजर आ रहा है? डी के दाएं ओर राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन है? एफ, क्योंकि ये है इसका दाएं ओर। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 के दाएं ओर दूसरे नंबर पे कौन है? 2। मुझे बताओ डी का राइट इस तरफ है कि नहीं, और 4 का राइट इस तरफ, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखो डी का राइट है ये, डी का राइट है ये, क्योंकि राइट लेफ्ट किससे होगा? चेहरे से। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 का राइट क्या है? ये है। पर इस बार इन दोनों क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट नहीं है, क्योंकि जब यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहूंगा तो वो चेहरे के अनुसार नहीं होगा, जो पीछे है ना बेस उसके अनुसार होगा। अब इन एरोस को यहां से हटा दो, मानो तो ये घड़ी का बेस बन गया। घड़ी के बेस में क्लॉकवाइज तो हमेशा यही होता है, चाहे इंसानों के चेहरे कैसे भी हों। बताओ अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखो राइट लेफ्ट फिक्स है, इस दुनिया में कोई भी चैप्टर हो, कोई भी विषय हो, राइट लेफ्ट का मतलब अगर कोई इंसान शामिल है तो सिर्फ उसके चेहरे के अनुसार। ठीक है, पर क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन टेस्ट में तो राइट साइड है, क्योंकि वहाँ पीछे कोई बेस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक इंसान है, और उस इंसान जब चलता है तो एरो की शेप में चलता है, और जैसे ही एरो बनता है तो इत्तेफाक से क्लॉकवाइज राइट सेम हो जाते हैं। बट अगर इंसान सर्कल में बैठा है, या फिर मान के चलो इंसान स्क्वायर शेप में बैठा है, बच्चों इसके आसपास 4 लोग हों, 6 लोग हों, 8 लोग हों, फर्क नहीं पड़ता, इस वाले बेस का ये जो बैकग्राउंड है सिर्फ यही है क्लॉकवाइज, बस। और यही है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। समझे? अब इसमें इसका चेहरा बाहर, इसका चेहरा सेंटर, बाहर सेंटर, बाहर सेंटर, बाहर सेंटर। इनका नाम है PQRSTUVW। दिखा? सबको नाम क्लियर है?
अब इसमें अगर राइट लेफ्ट के लिए सवाल पूछूं तो राइट लेफ्ट के हिसाब से आंसर देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछूं उस हिसाब से आंसर देना। मुझे बताओ, आप सबको V नजर आ रहा है? V फॉर वॉयलेट। V के लेफ्ट साइड थर्ड प्लेस पे कौन है? S। R के राइट साइड सेकंड प्लेस पे T, और Q के राइट साइड दूसरे प्लेस पे Q के राइट साइड दूसरे स्थान पर W। क्लियर है? अब सुनो, S के क्लॉकवाइज सेकंड स्थान पे, S के क्लॉकवाइज सेकंड प्लेस U। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका भी क्लॉकवाइज बोलूं इसी तरफ चलना है। देखो, S का इमीडिएट राइट है R, S का इमीडिएट लेफ्ट है T, पर S का क्लॉकवाइज है T और एंटी क्लॉकवाइज है R। क्योंकि जब यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तब आप चेहरा नहीं देखोगे एरोस का, किसे देखोगे? बैकग्राउंड को देखोगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, आगे देखो। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी भी अगर हमसे कहा जाता है कि कोई इंसान अपने घर से निकला, सपोज एक इंसान है और वो राइट साइड मुड़ा, तो बाय डिफॉल्ट कितने डिग्री का टर्न रखते हो? 90। ये रूल है, तिरछा नहीं मुड़ाते हैं, परफेक्ट 90 डिग्री पे मुड़ाते हैं, चाहे कहीं भी जाओ। ऐसे गए राइट और ये लेफ्ट, सपोज ऐसे गए तो ये राइट और ये लेफ्ट। राइट लेफ्ट में दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ करने के लिए एग्जाम में, तो बच्चा साउथ में चलाए 10 मीटर, फिर बोले राइट साइड, तो नोटबुक सीधी करे, फिर राइट साइड मुड़ाए। आपको ऐसे ही दिख जाना चाहिए राइट लेफ्ट। ठीक है, देखो अब एक सवाल है आप सबके लिए, ध्यान से सुनना। एक पर्सन है, उसका फेस है ईस्ट की तरफ, चेहरा है, चल के नहीं गया, ठीक है, मैं चेहरा बना देता हूं बस। चेहरा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। इस इंसान ने 50 टाइम्स लिया राइट टर्न, 40 टाइम्स लिया लेफ्ट टर्न, 80 टाइम्स लिया राइट टर्न, और लेफ्ट टर्न। तो बताओ अब इसका चेहरा किस तरफ है? अभी कहां था शुरुआत में? ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब देखो आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ तो रीजन होगा जब मैं आपसे कुछ कहता हूं तो फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं, क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया होगा। आपको पता ना, हमसे बेतुके मनगढ़ंत क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। आपसे हमेशा लॉजिकल और सेंसिबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको सॉल्व करना उस एग्जाम ड्यूरेशन में पॉसिबल हो। मैं आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता कि 1162 का स्क्वायर इंटू 11 का क्यूब, इसको सॉल्व करो। नहीं पूछ सकता ना, सीधी सिंपल सी बात है। पैनल पूछेगा बनाने वाले से, ज़रा सॉल्व करके तू दिखा मुझे एक बार, तो क्या करेगा? कहेगा मुझे तो नहीं आता। तो फिर मैं बोल नहीं सकता क्लास में, वो सब कहेगा उससे। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसका एग्जांपल दूंगा। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाता है। टोटल यहां पे जो राइट टर्न है वो कितने हैं? टोटल 130।
और मुझे एक बात बताओ, टोटल लेफ्ट कितने हैं? 115। तो मुझे बताओ 115 से 115 कटा तो राइट साइड के हिस्से में कितना टर्न बचे? 15 टर्न बचे। अब आप जरा ध्यान से सुनना एक बात, आप जानते ना एक राइट कितने का है? 90 का। यहां से एक राइट पे साउथ बना, अगले राइट पे वेस्ट, उसके अगले राइट पे नॉर्थ, और उसके अगले राइट पे ईस्ट। मुझे बताओ जब एक राइट 90 का है तो 4 राइट 360 के गोल चक्कर हो गया, 8 राइट फिर से गोल चक्कर हो गया। इसका मतलब जितने भी राइट बचे उन्हें सिर्फ 4 से डिवाइड करना है और शेषफल यानी रिमाइंडर देखना है, क्योंकि हर बार 4 के गुणा में आने वाली जो सभी संख्याएं हैं उन पे वो वापस से उसी दिशा पे देखने लगेगा जिस दिशा पे वो ऑलरेडी खड़ा था, क्योंकि 90 90 90 90 4 मतलब 360 डिग्री का टर्न यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90। तो मुझे बताओ इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने बचे? यानी कि मुझे सिर्फ 3 बार इसे दाएं ओर मुड़ाना था। एक बार दाएं पे, एक बार दाएं पे साउथ, एक बार दाएं पे, एक बार दाएं पे। हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। सिर्फ दिखने में बड़ा है, सॉल्व करने में कुछ सेकंड से लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक अच्छे ढंग से चीजें सारी? देखो अब क्वेश्चन, चलो एक चीज और समझाता हूं। हमने क्या क्या सीख लिया कि राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू फेस। हमारे चैप्टर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक ही बात है, राइट और टर्न के लेफ्ट जैसी। कभी भी अगर डायरेक्शन का नाम देकर मुड़ने कहते हैं तो हमारा चेहरा मायने नहीं रखता, हम कहाँ खड़े थे, उस दिशा का एरो हमें जहाँ लेके जाएगा उस तरफ मुड़ जाएंगे। क्वेश्चन के तौर पे एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, वो ये है कि जैसे बिल्कुल रेंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। एक इंसान ईस्ट की में चला 10 मीटर, हमसे कहा राइट साइड मुड़ो 5, हम राइट साइड मुड़े 5। फिर हमसे कहा वेस्ट की तरफ मुड़ो और 6 चलो। वेस्ट तो वेस्ट है, पर 6 की लाइन 10 से छोटी बनानी है। सीधी सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूं कि 6 की लाइन इतनी बनाई, सर मेरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे मुझसे। कैसे होंगे ना सॉल्व? तो यहां पर मैंने कहा यहां से मुड़ा लेफ्ट साइड और लास्ट में मुड़ा नॉर्थ की तरफ और 20 मीटर चला। यहां से नॉर्थ मतलब सीधा, ये थे 5, ये थे 4, 9, यानी ऊपर आगे कितना निकल गया एक्स्ट्रा? 11 मीटर। फिगर सही बननी जरूरी है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। राइट लेफ्ट चेहरे के हिसाब से 90 डिग्री, और वैसे ही आपका डायरेक्शन का नाम मतलब जिस तरफ डायरेक्शन है। अब ऑब्वियसली आप इतने बड़े बच्चे तो हो गए हैं कि ये 8 एरोज आपके ब्रेन में परमानेंटली स्टोर रहें, इन्हें ड्रॉ भी करने की जरूरत ना पड़े एग्जाम टाइम पे। अब देखो एक कंसेप्ट और सिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान से सुनना। मुझे जल्दी से एक बात बताओ, यहां बैठे हर बच्चे को दीवार घड़ी में टाइम देखना आता ना, एनालॉग क्लॉक में। ऐसा कोई मॉडर्न बच्चा जो सिर्फ बचपन से डिजिटल घड़ियां देखता आया हो? देखो आज सर्कल कुछ परफेक्ट गोल नहीं बन रहा, वैसे तो बनता है। देखो जैसे ये है 12, मैं यहाँ पे आपको कोई टाइम बताऊंगा, आप उस टाइमिंग पर सेकंड की सुई को अवॉइड कर देंगे। उस टाइमिंग पर आप मिनट हैंड और आवर हैंड की सुइयों को इमेजिन करेंगे कि वो कहाँ होंगी प्लेस, और फिर डायरेक्शन का नाम बताएंगे। जैसे एक सिंपल सा सवाल सुनो, जिस समय करेक्ट 3 बजते हैं, मुझे बताओ उस समय दुनिया में कोई भी टाइम जब करेक्ट होता है तो हमारी मिनट की सुई हमेशा परफेक्ट नॉर्थ यानी उत्तर में होती है, और हमारे आर की सुई अपने नंबर पर होती है। तो बताओ 3 बजे आर की सुई किस दिशा में? ईस्ट, ठीक है। चलो मैं काम करता हूं आपके रेफरेंस के लिए,
इसमें बनाता हूँ, ठीक है। राइट लेफ्ट तो हो ही गया आपका। देखो वो सब वीडियोस वायरल होते हैं ना कि ऐसे हाथ बनाया ऐसे करके गोल बन गया, तो जिनकी छोटी हाइट है ना उन्हीं के लिए वैलिड है। मैं ऐसे हाथ करूँगा यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक ही सर्कल है बिना कलाई के भी। देखो ये है 12, 6, 3 और 9। चलो किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए कि यहाँ 1 होता है, उसके लिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो अब मुझे सबसे पहले बताओ कि जिस समय मेरी घड़ी में 7 बजेंगे, 7 o'clock, आर की सुई कहाँ होगी? ये लो मैं साइड हो गया, अब बताओ। साउथ वेस्ट होगी, मानते हैं सब। अब जरा ध्यान देना, 9:30 पर पहले बताओ मिनट की सुई कहाँ? साउथ में। और मेरे आर की सुई बताओ, फिर से सुनो, मेरे घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी 9:30 बजे? देखो वो सुनने में जैसा भी लग रहा है, आप इस पे ध्यान दो। हद हो गई। वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में? ठीक है, अब सुनो, मैं छोटी सुई और बड़ी सुई का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने बोला जब 9:30 पे, पूरी क्लास देखो, ध्यान दो। आप सब एक बात जानते हैं कि जब घड़ी में 9 बजते तो ऐसे बजते हैं। अब आप सबको ये बात पता है ना कि अगर मिनट वाली सुई जैसे ही थोड़ा सा प्रोग्रेस स्टार्ट करेगी तो आर वाली हैंड भले ही स्लो चले पर वो अपने प्लेस से थोड़ा सा तो शफल करेगी ना ऊपर की तरफ। अब बताओ ये 10 की तरफ शफल करेगी या 8 की तरफ? तो इसका मतलब जब घड़ी में करेक्ट 9 बजे थे तभी मेरी ये वाली सुई जो है वो परफेक्ट वेस्ट में है। पर अगर वो उससे थोड़ा सा भी आगे निकलती है तो वो वेस्ट नहीं होगी, क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट होगी। मुझे ये समझाना था आपको कि यहां पर याद रखो सिर्फ एक ही है ईस्ट और सिर्फ एक ही है साउथ। अगर यहां पर इस एरो को मैं 5 डिग्री भी राइट साइड टर्न करता हूं तो इसका नाम मजबूरन साउथ ईस्ट ही कहलाएगा, ईस्ट नहीं। और वैसे ही बताओ मुझे कितने डिग्री तक ये जो, अरे यार, कितने डिग्री तक ये वाला जो एरो है ये साउथ ईस्ट ही रहेगा? बोलो 89 डिग्री। क्योंकि जैसे 90 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा? और अगर बच्चों 100 होगा तो क्या बन जाएगा? साउथ वेस्ट। क्योंकि एक क्वाड्रेंट परफेक्टली 90 डिग्री का होता है। तो मुझे ये कहना था आपसे कि जब यहाँ पे वॉच के क्वेश्चंस पूछते हैं या क्लॉक के क्वेश्चन पूछते हैं तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो ये कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सवाल पूछेंगे तो सॉल्व करने कुछ बचेगा नहीं, 10वीं क्लास का बच्चा भी तुरंत आंसर दे देगा। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से सुनना और फिर आंसर देना। मैंने आपसे कहा कि एक बच्चे ने अपनी घड़ी को कुछ इस तरह से वॉल पे पुटअप किया कि जिस समय उस घड़ी में 6 बजे हैं उस समय उसकी जो आर हैंड है वो नॉर्थ दिशा में है। अब मुझे बताओ ये लिखकर सवाल में वो क्या कन्वे करना चाहते हैं? यही तो बताना चाहते हैं कि बच्चे को पता चले कि अगर घड़ी सही ढंग से पुट की जाती तो उसमें तो हमेशा जब 6 बजेंगे तो आर हैंड साउथ में होगी, पर इस समय नॉर्थ में है। इसका मतलब बच्चे को ध्यान नहीं था तो बच्चे ने क्या किया? परफेक्टली ऑपोजिट उस घड़ी को पुटअप कर दिया। तो जो भी सवाल होगा बच्चे वो इसके
कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब आप आंसर दो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर घड़ी में 3:45 होंगे तो मेरी मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी और मेरी आर हैंड किस डायरेक्शन में होगी? बड़ी सुई किस दिशा में और छोटी सुई किस दिशा में? पूरा क्वेश्चन देखो। मिनट हैंड बताओ आंसर। ईस्ट। और आर हैंड? थोड़ा सा सोचो। हाँ, वैसे वाटर इमेज नहीं बनती इसकी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअल में घड़ी को हमने एग्जैक्टली कैसे ऑपोजिट पेस्ट किया है। तो इस बार यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। अब मुझे बताओ, आप लोग इतने बुद्धू तो नहीं हो सकते इतने बड़े होने के बाद कि आपको ये पता ना चले कि 3:45 पे पोजीशन कैसी होती है हैंड्स की। 3:45 का मतलब है कि जो मेरी मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट 9 पर होगी और जो मेरी आर हैंड है वो ठीक ठाक अपने नंबर यानी 9 से आगे की तरफ मूव कर गई होगी। आप एक बात बताओ मुझे जल्दी से, मेरी मिनट हैंड की पोजीशंस ऑलवेज फिक्स होती हैं? कितने भी बजकर 15 मिनट पे हमेशा मिनट हैंड 3 पर होगी, कितने भी बजकर 30 मिनट पे हमेशा 6 पर, और वैसे ही 45 पर हमेशा 9 पर। और जो भी आपकी आर हैंड है वो अपने नंबर से थोड़ा सा आगे, 3:10 3 से थोड़ा सा आगे, 6:10 6 से थोड़ा सा आगे। अब मुझे सिंपल बताओ, एक सीधी घड़ी में 6:10 पे मेरी आर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगी? साउथ वेस्ट। साउथ से थोड़ा सा इस तरफ यानी कि साउथ वेस्ट। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में घड़ी को परफेक्टली ऑपोजिट रखा था। इसका मतलब जब इसमें 3:45 होंगे तो मेरी मिनट हैंड एग्जैक्ट 9 पर होगी और मेरी आर हैंड ठीक ठाक मूव कर गई होगी कहाँ? 4 की तरफ। तो इसका आंसर आप दोगे आर हैंड है सर नॉर्थ वेस्ट में और हमारी मिनट हैंड है सर परफेक्ट ईस्ट में। मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ईस्ट सिर्फ एक है एग्जैक्ट स्ट्रेट एरो और साउथ सिर्फ एक है एग्जैक्ट स्ट्रेट नीचे। अगर हल्का सा भी टिल्ट नीचे हुआ तो ये भी साउथ ईस्ट है और ये एरो हल्का सा भी टिल्ट यहाँ हुआ तो ये भी साउथ ईस्ट है। बट अगर खुद से कहा जाए क्वेश्चन में कि एक इंसान ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और साउथ ईस्ट की तरफ चला, तो खुद से जब बनाओगे तो एग्जैक्ट मिडिल में बनाओगे। और एक लास्ट चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट टर्न कितने डिग्री है? तो हाफ राइट क्या होगा? 45। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, सीधा फिगर ड्रॉ करो और मुझे आंसर बताओ। कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करो और आंसर बताओ। एक पर्सन, एक पॉइंट बनाओ, ए नाम रखो उसका, ए नाम रखो। उस पॉइंट से साउथ ईस्ट की तरफ ट्रेवल करोगे 25 मीटर्स। ए पॉइंट से साउथ ईस्ट की तरफ ट्रेवल करोगे 25 मीटर्स और बी पॉइंट पे पहुंचोगे। बी पॉइंट। अब जहां पे आप पहुंचे हैं वहां से हाफ राइट टर्न लेना है। चलो हाफ राइट छोड़ो, वहां से हाफ राइट छोड़ो, नॉर्थ की तरफ मुड़ो और 20 मीटर चलो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन। एक बिंदु है उसका नाम है ए, वहां से साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व की ओर 25 मीटर्स चल के पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी से बच्चों नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 20 मीटर्स चला और पहुंचा पॉइंट सी पर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा एक चीज बताओ,
कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर क्या मैं डिजिट्स अपने मन से दे सकता हूँ? नहीं, ये बात समझ आई। मैं यहाँ पर ट्रिपलेट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 3, 4 और 5 ट्रिपलेट नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स जिन दो डिजिट के स्क्वायर्स मिलकर तीसरे डिजिट का स्क्वायर बनाए वो ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिपलेट नंबर देना ज़रूरी है। क्यों, उसका रीज़न जानो। ये था ए पॉइंट, ठीक है। ये कितने मीटर बोला? अब यहां से नॉर्थ तो सीधा होगा ना। ये कितने मीटर्स बोला? अब देखो सीधी बात है, अगर इसे 21 कह दूंगा तो थोड़ा ऊपर निकलेगा। अगर मैं ये 20 कहूंगा तो ही मेरा ये ए पॉइंट और मेरा ये सी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे और तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से हो पाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पे 21 हो जाता है तो ये परफेक्ट राइट एंगल नहीं बन पाएगा। इस रीज़न से ये 25, ये 20, तो ये कितना बचा? इसलिए इसका आंसर है 15। समझे यहाँ तक? अब हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने बेसिक थिंग्स पढ़ी हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे वो कंसेप्ट कि जब हमें टर्न के साथ एंगल्स मेंशन दिए जाते हैं तो उसमें 2 केसेस बनते हैं। एक जहाँ पे टर्निंग बहुत सारी होगी पर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा पर्सन, और दूसरा केस जहाँ पे पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और राइट लेफ्ट के साथ एंगल भी मेंशन होगा। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, उसको बेसिक समझो, फिर जो क्वेश्चन आज लिखे हैं उनको सॉल्व करेंगे और आज इतना पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से सुनो। एक चीज़ याद रखनी है कि जब यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट में हमसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स बताना होता है। जब भी मैं कहूँगा ना कि यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, उनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाएगी तो जो सबसे छोटा रास्ता बन सकता होगा उन 2 बिंदुओं के बीच में वो बताना है। जैसे देखो, एक इंसान ए पॉइंट से चला साउथ में 20 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया, 10 मीटर चला, बी पर पहुंचा, फिर एक और लेफ्ट लिया, 12 मीटर चला, सी पर पहुंचा, फिर एक राइट लिया, 5 मीटर चला, डी पर पहुंचा। उसके बाद चलो इतना ही रखते हैं। यहाँ पे टोटल 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लें, ठीक है। रेड कलर का मार्कर देखो, ए और बी की दूरी पूछी तो ये बतानी है, ए और सी के बीच की दूरी पूछी तो ये बतानी है, और अगर ए और डी के बीच की दूरी पूछी तो हमें ये बतानी है, जो भी सबसे छोटा रास्ता बनेगा। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप उसे सॉल्व कर पाए। 20 और 10 पे सीधा पाइथागोरस से निकल जाएगी। ए और सी के लिए इसे अगर ज्वाइन करते हो तो मुझे बताओ ये 10 का 10 रहेगा। इस टोटल 20 में से 12 कम हो गए, बचे कितने? तो ये 8 और 10 पे पाइथागोरस लग के ए और सी निकल जाएंगे। डी के लिए 10 और 5 15, 15 और 8 पे पाइथागोरस लग के ए और डी निकल जाएंगे। अब यहाँ पे बात चलती है डायरेक्शन की। हु इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू होम। हिंदी में सुनो, कौन किसकी तुलना में किस दिशा में है। तो ध्यान दो, अगर मैं पूछता हूं एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, बी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। हिंदी में है बी ए की, हिंदी ना थोड़ी सी लिखने में तुलना में किस दिशा में है। तो याद रखो, इंग्लिश है या हिंदी है, जिस इंसान का नाम पहले लिखा है उसकी तरफ ट्रेवल करना है। अगर मैंने कहा अजय
रवि की तुलना में किस दिशा में है, तो अजय की तरफ चलना है रवि से। मैंने कहा नेहा साक्षी की तुलना में कहाँ खड़ी है, तो नेहा की तरफ चलना है साक्षी से। मैंने कहा बी ए की तुलना में कहाँ पर है, तो बी की तरफ चलना है ए से, तो हम कहेंगे साउथ ईस्ट में है। समझ में आई बात? जल्दी से देखो, ये है अमित, भले ये बिंदु है पर है ये अमित। ये है अंजलि, ये है सोनू, टिंकू, गौरी, पिंटू। फटाफट से आंसर देना, कौन किसकी तुलना में कहाँ है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ रहा हूं। पहला सवाल सुनो इंग्लिश में, गौरी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टिंकू। हिंदी में सुनो, गौरी टिंकू की तुलना में किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। गौरी की तरफ ट्रेवल करोगे टिंकू से, तिरछा एरो, नॉर्थ ईस्ट कहोगे। सुनो, अमित पिंटू की तुलना में कहां पर है? अमित पिंटू की तुलना में कहां पर है? अमित, देखो जो ये साउथ ईस्ट कह रहे हैं ना, वक्त है संभाल लो अपने लड़खड़ाते कदम। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने पूछा अमित किसकी तुलना में? पिंटू की, तो यहां पे चलो पिंटू से अमित की तरफ। सेम चीज ब्लड रिलेशन में आएगी। जब वहां पर पूछा जाएगा कि अजय का क्या रिश्ता है रवि से, तो अगर चाचा भतीजे हैं तो ध्यान रखना है कि चाचा पे टिक करना है या भतीजे पे टिक करना है। हम उल्टा कर देते हैं कई बार, ठीक है। जहां टिक करना होता है भांजे पे टिक कर देते हैं मामा पे। आप देखो रियल वर्ल्ड में तो आप ये गलती नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में ही कर सकते हो। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पापा के साथ जा रहे हो मार्केट और सामने से किसी ने पूछा कि ये कौन है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं। आप ये क्यों नहीं बोल सकते बताओ? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि इस यही बाप है और मैं ही बेटा हूं, तो आप चाह के भी उल्टा नहीं बोल सकते। पर अगर अमित और सोनू लिखा है, इसके लिए थोड़ी तैयार हो आप, इसलिए यहां पे क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, 2 सवालों के आंसर सही सही दीजिएगा। सोनू अंजलि की तुलना में कहां है? साउथ ईस्ट। और यही सोनू टिंकू की तुलना में, और ये सोनू पिंटू की तुलना में नॉर्थ वेस्ट। गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जितना पढ़ाया समझ में आया ना अच्छे ढंग से? कोई भी ऐसा कोई फ्लॉ तो नहीं है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है? देखो अब शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लिखा है अमित वॉक्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आपने बनाना शुरू किया, ब्लैक पेन से करता हूं, ठीक है। एकदम ना रफ हैंड से फटाफट से बनाना है, बस ध्यान रखना है कि लाइन आपकी पैरेलल हो या आपकी इंटरसेक्टेड लाइन हो, हमेशा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेजर करना है। ठीक है, अगर आप बहुत कंजूस हैं, पेज बचाना चाहते हैं और आपने 10 की लाइन इतनी बनाई, तो ये आपका फर्ज बनता है कि 5 की इतनी ही बनाओ। सीधी बात है। ठीक है, देखो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ बना दिया, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फिर बोला है फ्रॉम देयर ही टर्न बैक एंड वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अगर ये टर्न बैक ना भी लिखे, सिर्फ साउथ लिखे, तो भी बाय डिफॉल्ट नीचे ही आएगा। ये था 10। उसके बाद इसने साउथ की तरफ टर्न लिया और कितना चला? 6। ठीक है, उसके बाद ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आपको बताया ना ईस्ट तो यही रहेगा, ये हो गया 3। ये कितना पेंडिंग था? 4।
अब पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 3 और 4 पे पाइथागोरस लगी 5। एक जमाना था जब इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते थे, अब थोड़ा सा जमाना बदल गया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हालांकि मेरी क्लास भी चल रही है ऑनलाइन, बट स्टिल बताता हूँ कि 2013 तक अगर आप ना पहले बॉर्न हुए होते तो सरकारी नौकरी लेना बहुत आसान था। 2013 तक 3 से 4 महीने की मेहनत में अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। फिर 14 से ना एकदम से कुछ ब्लास्ट सा हो गया, और जैसे ही एसएससी में हर चीज़ में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2013 में 21 अप्रैल को मैंने सीजीएल का पेपर दिया था, तैयारी करके पढ़ाई करके, 21 अप्रैल 2013 में सीजीएल 2013, जो कि मेरा अच्छा हुआ था, ठीक है। 28 तारीख को मैंने फॉर्म भर दिया था, किसी ने कहा था एसबीआई पीओ का फॉर्म भर दे। लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, क्या करना है, डीआई वगैरह पे मेहनत नहीं की थी, और मैं ऐसे ही मुँह उठा के गया था सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, और मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। पर आज की डेट में मेरी इंग्लिश भी अच्छी, मैथ्स भी अच्छी, रीजनिंग भी अच्छी, और एसबीआई पीओ करना हो तो मुझे अपना करंट प्रोफाइल छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा और 4-5 महीने सिंसियरली बहुत बेतुकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शायद हो जाए। तो इतना चेंज आ गया। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई पीओ कह रहा हूँ ना, सीजीएल नहीं कह रहा। सीजीएल सीपीओ इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, क्योंकि सीजीएल में डबल एओ बनना बहुत मुश्किल है, पर सीजीएल में असिस्टेंट बनना, ऑडिटर इन कैग बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंसियरिटी मेहनत से फर्स्ट अटैम्प्ट में बन सकते हैं। अच्छा देखो, ठीक है, बीच बीच में हम कुछ सेशंस लिया करेंगे जिसमें हम सिर्फ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड किया करेंगे आपको, डूज एंड डोंट्स, और आपको सिखाएंगे कि आपको ब्लाइंड स्टडी नहीं करनी है। आप पढ़ने बैठे आज एंटोनिम्स, और आपने 3 दिन लगातार एंटोनिम्स पढ़े, और जितने पढ़े उनमें से एक भी नहीं आया, तो ये ब्लाइंड स्टडी है। आप डायरेक्शन टेस्ट करने बैठे, वो लिया है 7600 वाली बुक प्रीवियस ईयर, उसमें हर क्वेश्चन किया, ये बेतुकी मेहनत है, ऐसी मेहनत नहीं करते हैं, इंटेलिजेंस स्टडी करनी होती है, सिखाऊंगा आपको कैसे। अच्छा देखो, विमल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, ये विमल वही है जो बहुत फेमस है, जिसने सबको खरीद लिया। अच्छे अच्छे एक्टर जो कहते थे कि भैया हम तो नहीं करेंगे पान मसाला की ऐड। देखो, विमल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक टूवर्ड साउथ। पॉइंट पी बनाया, साउथ की तरफ वॉक किया, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, ठीक है। फिर बोला है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, ही नाउ टेक्स अ राइट टर्न फॉलोड बाय अ लेफ्ट टर्न, राइट टर्न फॉलोड बाय अ लेफ्ट टर्न। पहले राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और फिर कहाँ पे पहुंचा, आर पे। He finally takes a left turn and stopped as S. फिर देखो मेंशन है, if he walks 5 kilometers before taking each turn, यानी ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है भी। लिखा है towards which direction will Vimal have to walk from point S to reach point Q. S से Q की तरफ जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा, नॉर्थ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें शायद 21 या 20, इन दोनों में से किसी एक साल में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आया था, एज इट इज, जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा कैसा, ठीक है। आप अटेम्प्ट करो पहले से, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो। इसकी ना 2 इंटरप्रिटेशन है, उनमें से एक सही है और दूसरी गलत है, तो 50% बच्चे सही करते हैं ऐसे, और 50% बच्चे गलत करते हैं। बता रहा हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम और दे रहा हूं सबको। बताना सबका हो गया, फिर मैं हैंड रेज कराऊंगा और हर बच्चा अपने किसी ना किसी ऑप्शन पे हाथ खड़े करेगा।
सवाल है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, आपने सुना है रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, कोडिंग डिकोडिंग में लगभग ये वही क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे पढ़ो, नॉर्थ ईस्ट इज कोडेड एज वेस्ट, साउथ ईस्ट इज कोडेड एज नॉर्थ, तो हाउ वेस्ट विल बी कोडेड। अच्छा, अपना ऑप्शंस पे हैंड रेज करना, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर है ए ऑप्शन साउथ ईस्ट। करेक्ट है ये, इसके अलावा किसी का कुछ भी है तो वो गलत है। देखो, इसका मतलब इस लैंग्वेज का जो राइट मतलब है सिर्फ वो सिखा रहा हूं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बताता ही नहीं हूं ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि असल में नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, यहां रियल में नॉर्थ ईस्ट ये है ना, इसका नया नाम रख दिया गया है वेस्ट। सिर्फ एक इस अकेले एरो से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, अकेले इस एक एरो से। मुझे बताओ, वेस्ट के इस तरफ साउथ होता है, ऑपोजिट में ईस्ट होता है, और यहां पे नॉर्थ होता है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन फंसती है साउथ ईस्ट कहलाती है। सिर्फ एक ही चाहिए, दूसरे की जरूरत भी नहीं है। इनके बीच में जो डायरेक्शन फंसती है नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, साउथ वेस्ट। अब पढ़ते हैं, वेस्ट क्या बन गई, साउथ ईस्ट बन गई। और दूसरा तरीका है, सीधा हवा में ही कर लो, क्योंकि आपके ब्रेन में ये एरोस फिक्स होंगे, वहां पर आप ये ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि अब आप मेहनत करोगे तो इतने यूज्ड टू हो जाओगे इनके लिए कि आपको पता होगा। अब देखो, क्वेश्चन में कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये वेस्ट बन जाए, ये क्या बन जाए, वेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये वो एक रिंग है जिसमें 8 एरोस जुड़े हुए हैं। वेस्ट जो है अपनी जगह से स्टेप 1 2 3, यानी कि इसको मैंने क्लॉकवाइज 3 बार घुमाया है, तो हर एरो अपनी जगह से क्लॉकवाइज 3 बार घूमेगा ना, यानी कि यहां पर वो पहुंचेगा जो पीछे की तरफ तीसरा रहा होगा, यानी कि जो साउथ ईस्ट है ये तीसरी बार घूम के यहां पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली हो जाता है। जैसे सुनना ध्यान से, जल्दी से सुनो और आंसर दो। मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ बन जाए, कितना टर्न कराया है और किस तरफ, यानी सिर्फ 1 स्टेप टर्न कराया है लेफ्ट की तरफ, यानी हर एरो जो दिख रहा है वो अपनी जगह से लेफ्ट टर्न ले चुका है। तो बताओ मुझे, साउथ ईस्ट की जगह पे कौन गया, साउथ, खत्म। ये है इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अच्छे से समझ में आई, ठीक है। ये भी हो गया। देखो अब इसे लिखा है यहां पर, सीमा सेज टू सुरेश दैट शी इज गोइंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन टू हाइड। ठीक है, छिपन छिपाई खेल रहे हैं बचपन वाला, तो उसने उससे बोला कि वो उत्तर दिशा में जा रही है छिपने के लिए, पर वो वहां से 2 किलोमीटर पूर्व में गई। बोला तो उत्तर में था, पर गई किस तरफ, 2 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, वहां से 3 किलोमीटर दक्षिण में गई, 3 किलोमीटर दक्षिण में गई, और फिर अगेन 2 किलोमीटर वेस्ट में गई। ठीक है, सीधा है ये। जो 2 की लाइन है, ये पॉइंट एग्जैक्ट नीचे आएगा ना इसके। ठीक है, अब इसका मतलब बताओ क्या है, ये लाइन तो रिपीट हो गई, इसको छोड़ दो, उसका मतलब बताओ। देखो, उसने बोला कि वो पूर्व में गई, फिर 3 मीटर वो दक्षिण में गई, फिर वो 2 मीटर पश्चिम में गई, फिर अगेन समान दूरी तय की शुरुआती स्थान की ओर। तो समान दूरी कौन सी दूरी लोगे, जो लास्ट वाला डिस्टेंस था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है बच्चे कि उसने फिर से 2 मीटर या किलोमीटर ट्रेवल किया है शुरुआती स्थान की ओर। ये 3 था, तो 2 में थोड़ा सा नीचे रह जाएगी। कितना नीचे, 1 किलोमीटर नीचे। तो हमसे पूछा है, बताओ
कितना डिस्टेंस है, किस तरफ है, साउथ की तरफ है, क्योंकि 2 है तो नीचे रह जाएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन ये, चुन चुन के इसी टाइम पे कॉल आते हैं। देखो बच्चे, लिखा है यहाँ पे तो अब उसका डिस्टेंस तिरछा हो जाता, तो आंसर उसका ये वाला डायरेक्शन आ जाती, जिस भी तरफ वो चले। वहां पे वो मेंशन करते हैं, लिखा है ना फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस, यानी जहां से छिपने की उसने शुरुआत की थी, या फिर वहां पर मेंशन करेंगे स्टार्टिंग प्लेस। 99.99% हमेशा मेंशन होगा कि कहां से देखना है। ठीक है? अच्छा देखो बच्चों, ठीक है सुनो, बातें नहीं। लिखा है अ मैन इज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, ये क्वेश्चन कहीं पे फ्रेंड से अवेलेबल है, कहीं अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर से मेंशन अवेलेबल है, पर डिजिट सेम है हर जगह। एक आदमी अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, वो 90 मीटर चला ईस्ट में बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ये लैंग्वेज डिफरेंट है। वहां पे वो इंसान ईस्ट में चलता था, लिखा था देन ही टर्न्स टू हिज राइट, यहाँ पे लिखा है बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। इसका मतलब है कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में चला 90 मीटर राइट साइड मुड़ने से पहले, यानी राइट साइड ऑलरेडी मुड़ चुका है। फिर लिखा है ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, इसका मतलब वो 20 मीटर और चला फिर से राइट साइड मुड़ने से पहले। फिर लिखा है गोज टू लुक फॉर हिज फ्रेंड एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से वो 30 मीटर और चला अपने अंकल के घर पहुंचने से पहले। ठीक है? फिर मेंशन है उसके बाद हिज फ्रेंड वॉज नॉट देयर, क्या उसको यहां चाचा जी के घर पे दोस्त मिला? क्या चाची ने चाय पानी को पूछा? नहीं। तो यहां से ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फ्रेंड इन अ स्ट्रीट, यानी कि यहां से 100 मीटर 100 मीटर उत्तर में चलने के बाद उसके दोस्त से मुलाकात हो गई। अब देखो मेंशन है बच्चों, जो आप पूछ रहे थे ना, हाउ फार डिड मैन मीट हिज फ्रेंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसको उसका दोस्त कितनी दूरी पर मिला। दिशा बोलते तो नॉर्थ ईस्ट होता। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 90। 90 में से 30 कम हुआ तो बचा कितना? ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 20 कम हुआ तो बचा कितना? जब 8 और 6 की पाइथागोरस 10 देती है तो 80 60 की पाइथागोरस कितना देगी? 100। इसलिए इसका आंसर क्या है? 100 मीटर। क्लियर? समझ गए ना बिफोर बिफोर वाली लैंग्वेज? देखो मेंशन है इफ ए इज इन द साउथ ऑफ बी, याद रखो यहां कंफ्यूज नहीं करना खुद को, ए को रखना है बी के साउथ में, ऐसा मत कर देना, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्या लिखा है? ए इज इन टू द साउथ ऑफ बी, इसका मतलब उल्टा है। इसका मतलब है कि ए को रखना है बी के साउथ में। उल्टा कर दोगे पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी में देखो, यदि ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में है तथा सी बी के पूर्व में है, सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, बी के पूर्व में है डी, और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, और डी बराबर दूरी बताई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझे? नेक्स्ट क्लास में ना इस रिलेटेड एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि अगर वो मेंशन नहीं करते हैं इक्वल डिस्टेंस तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है? फिलहाल मेंशन कर दिया, झंझट खत्म।
मुझे बताओ, हु इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी? बी के दक्षिण पूर्व में कौन है? क्लियर? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है आफ्टर सनराइज सुधीर फेसेस द सन एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर। इसका मतलब सुधीर का चेहरा जो था वो ईस्ट की तरफ था और कितना चला? 1 किलोमीटर। क्लियर? फिर लिखा है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। ठीक? फिर लिखा है देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर। यार ये लगता है थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। बताओ कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में? साउथ। थोड़ा सा मुश्किल था ना ये। एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। इसमें बस एक था डिफरेंट, वो वाला इस कॉल्ड एज वाला, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो आप एक चीज़ जानो, अगर मैं कितने भी टर्न कराऊं कि एक इंसान नॉर्थ गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, साउथ मुड़ा, ईस्ट मुड़ा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल से फाइनल तो पाइथागोरस लगती ही लगती होगी। सिंपल सी बात है। सिर्फ राइट लेफ्ट का ध्यान दोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से करो और आंसर बताओ। बताओ हैंड्स इंटरचेंज होंगे या नहीं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, किरण पब्लिकेशन तो फेमस पब्लिकेशन है, उसमें एक टाइम पे इसका जो आंसर था वो मिसप्रिंट था या रॉन्ग था, किस रीजन से था मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज था। उसके बाद किसी ने बताया होगा, तो 2020-21 के बाद की जो पब्लिकेशंस हैं उसमें उसका आंसर करेक्ट किया गया। आप एक चीज ध्यान से समझो कि अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊं, देखो यहाँ हो नहीं सकता वरना मैं लाइव करके दिखाता, तो अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊं तो एक चीज तो 180 डिग्री का टर्न लेगी, या तो मेरा फेस या मेरे हैंड्स। ध्यान से सुनो, अभी वॉच जिसमें है लेफ्ट हैंड है और ये पेन जिसमें राइट हैंड है, यहीं पे उल्टा खड़ा हो जाऊं तो मुझे बताओ मेरा जो फेस है वो टूवर्ड्स वॉल हो जाएगा। अब कहते हो कि सर आप उल्टे ही खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो, बस आप हमारी तरफ चेहरा करो। तो मुझे बताओ अगर मैं उल्टा खड़ा हूं आपकी तरफ चेहरा करूंगा तो हैंड्स पलट जाएंगे ना मेरे। तो बहुत सीधा है इसका आंसर। अगर एक इंसान सीधा खड़ा है तो ये बनता है उसका लेफ्ट हैंड और ये बनता है उसका राइट हैंड। अगर इस इंसान को उल्टा खड़ा कर दूंगा तो यहां पे कौन सा हैंड जाएगा और यहां पे? आई बात समझ? तो उसका आंसर क्या है? ईस्ट। जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में किसी पर्सन को अगर उल्टा खड़ा करेंगे तो याद रखना जहां पर उसका एक्चुअल में राइट हैंड था वहां लेफ्ट हैंड जाएगा। कोई भी पर्सन चाहे तो इसको प्रैक्टिकल करके देख सकता है। वो सुबह एक ओपन ग्राउंड में जाए, जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो जहां उसका चेहरा होगा सूरज की तरफ, तो यानी पूर्व की तरफ है, राइट हैंड साइड हैंकी रखे, लेफ्ट हैंड साइड शूज रखे, फिर उल्टा खड़ा होकर सूरज को देखे तो देखना हाथ पलट गए होंगे। आई बात समझ में? पर करने की जरूरत है नहीं, चोट लग सकती है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो लॉजिकली करेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो बताओ जितना आज पढ़ाया सबको समझ में आया अच्छे ढंग से? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे।